हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एंजाइम्स का पार्ट सेकंड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एंजाइम्स के डेफिनेशन क्या है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, मोड ऑफ एक्शन, वो कैसे कार्य करते हैं और उनके कौन कौन से मॉडल्स है, कौन सी थ्योरीज़ है जिनके आधार पर वो कार्य करते हैं। जैसा कि आपने लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल के बारे में पढ़ा था और उनकी स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ा था। अब एंजाइम्स के कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स और एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन और एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। आपको कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स के बारे में पहले भी बताया है। तो अब कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जैसा कि जिंक, आयरन है, विटामिन्स है, और जो भी पार्ट है उन सब एंजाइम्स जो है समटाइम्स नीड फॉर प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बताया गया है आयरन मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन इन ऑर्डर फॉर इट टू पिकअप ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब देर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, सबसे पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑकर फास्टेस्ट। कौन सा है ऑप्टिमम टेम्परेचर? आप देख रहे हैं यहाँ पर इस ग्राफ में दर्शाया गया है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ 30 to 40 डिग्रीज के बीच में। ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा हो सकता है जहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी फास्टेस्ट हो सकती है। अब पीएच that is hydrogen ion concentration, it also affects the rate of enzyme substrate complexes। आपको बताया था एंजाइम एक्टिविटी या मोड ऑफ एक्शन में कि किस प्रकार से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम बिना किसी प्रभाव डाले हुए या बदलाव किए हुए जो है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदल देता है। तो कोई अल्ट्रेशन नहीं होता है। एंजाइम की ट्रेसेस, छोटे छोटे ट्रेसेस हम यूज़ करते हैं, उसी से केवल रिएक्शन स्पीडअप हो जाती है और वो कोई प्रभाव भी नहीं डालता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जल्दी से कन्वर्ट कर देता है। तो पीएच ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच हम जिसे कहेंगे वो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस की रेट को अफेक्ट करता है। मोस्ट एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ अराउंड 7 जिसको न्यूट्रल पीएच कहते हैं। पीएच बिलो 7 इट इज़ एसिडिक इन नेचर, पीएच more than 7 basic in nature, and pH 7 it is neutral. However some prefer acidic or basic conditions। यहाँ पर एंजाइम दिखाया गया है पेप्सिन, ह्यूमन अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, तीनों एंजाइम के बारे में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आप देखिए पेप्सिन की एक्टिविटी जो हो रही है वो 0 to 7 के बीच में कहाँ पर हो रही है, एसिडिक नेचर है। ह्यूमन अमाइलेज जो है 7 pH पर कार्य कर रहा है, न्यूट्रल, और ट्रिप्सिन जो है अबाउ 7 दैट इज़ 8, 9, 10, 11। आप इधर ग्राफ देख रहे हैं ट्रिप्सिन एक्टिविटी का, इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर और बेसिक। तो इस प्रकार से एंजाइम की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक है या फैक्टर्स है। तो वन ऑफ देम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमने देखा टेम्परेचर है, दूसरा पीएच है, तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रिएक्शन की रेट। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या क्रियाधार आप जिसे कहते हैं उसके आधार पर आपको पता है कि किस प्रकार के सबस्ट्रेट पर एंजाइम कार्य कर रहा है, तो उस सबस्ट्रेट एक्टिविटी या सबस्ट्रेट के नेम पर रिएक्शन का नाम रखा गया या टाइप ऑफ रिएक्शन, उसके आधार पर रिएक्शन का नाम रखा गया, एंजाइम का नाम रखा गया। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, इट मीन्स the rate of reaction increases as substrate concentration increases, it means enzyme activity is directly proportional to reaction rate। यहाँ दिख रहा है enzyme activity increases, maximum activity here, all of the enzyme is combined with the substrate। Substrate concentration is one of the important factor। enzyme is saturated far more substrate than it can deal with। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इनिशियल रिएक्शन रेट क्या है और इधर
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। मैक्सिमम एक्टिविटी ऑकर्स व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड, व्हेन ऑल एंजाइम्स आर बाइंडिंग द सबस्ट्रेट। अब रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है। जब कुछ रिएक्शन होता है तो उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इनमें एंजाइम एक्टिविटी करने के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। इट हैज़ ए स्ट्रक्चर लाइक द सबस्ट्रेट, जिसे हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। वो उसकी एक्टिविटी या उसका शेप कुछ कुछ मिलता जुलता रहेगा किससे, सबस्ट्रेट से, क्रियाधार। इट कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। जो एंजाइम के एक्टिव साइट होती है उससे कॉम्बिनेशन करने के लिए या उस पर एक्ट करने के लिए ये है जो इनहिबिटर है, सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट जहाँ पर जुड़ती है या एक्टिव साइट के साथ, तो वहाँ पर वो कंपटीशन करेगा। हैज़ इट्स इफेक्ट रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उसका इफेक्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वजह से रिवर्स भी हो जाता है। अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैज़ ए स्ट्रक्चर डिफरेंट दैन द सबस्ट्रेट। वो शेप को डिस्टॉर्ट करता है या बिगाड़ता है एंजाइम का, विच ऑल्टर्स द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का जो शेप है उसको बिगाड़ता है या डिस्टर्ब करता है। एंजाइम है, उसके एक्टिव साइट है, जो शेप बना हुआ है उसको बिगाड़ेगा। प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। जहाँ पर सबस्ट्रेट या क्रियाधार एक्टिव साइट से जुड़ना चाहता है वहाँ उसको ये रोकता है। कैनॉट हैव इट्स इफेक्ट रिवर्स्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। यदि हमने ज़्यादा क्रियाधार उसमें ऐड किया तो उससे उसके फ़र्क नहीं पड़ता है या वो नहीं करने देता है एक्टिविटी को। सो दिस इज़ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब नॉमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ एंजाइम्स, किस प्रकार से एंजाइम्स का नामकरण हुआ। नामकरण या और वर्गीकरण, ये दोनों जो है इनकी क्रियाविधि पर आधारित है। कार्बनिक रसायन प्रारंभिक इतिहास में एंजाइम विभिन्न प्रकीर्णकों को रूढ़ नामों से ही जाना गया, जो हम जानते हैं, जैसे रेनिन है, पेप्सिन है, टाइलिन है। कुछ जो है एंजाइम का नाम आप देखते हो, ट्रिप्सिन। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि पुराने जैसे चल रहे थे वैसे चले आ रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वहाँ से जो है नामकरण की प्रक्रिया होती है और अधिकांश एंजाइम का नामकरण इनके द्वारा उनके आधारी पदार्थ या सबस्ट्रेट या उसको उत्प्रेरित क्रिया, जिस प्रकार की टाइप ऑफ रिएक्शन है मैंने बताया, उसके आधार पर किया जाता है। अब सबसे पहले ड्यूक्लॉक्स ने एक प्रस्ताव रखा था कि एंजाइम के नाम का अंत एएसई एज सफिक्स प्रत्यय द्वारा किया जाता है, जैसे कि सुक्रेज, कैटालेज, इस प्रकार से। क्रियाधार आधारित एंजाइम का नामकरण, यदि सबस्ट्रेट बेस्ड है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो उसका नाम भी हम कैसे कर सकते हैं। प्रतिपादित किया था किसने, 1883 में ड्यूक्लॉक्स ने। उन्होंने बताया कि सुक्रोज, सुक्रेज, सुक्रोज क्या है, क्रियाधार है। सुक्रोज पर कार्य करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या रखा जाएगा, सुक्रेज। लिपिड पर जो कार्य करने वाला एंजाइम है उसका नाम रखा गया लाइपेज। माल्टोज पर कार्य करने वाला एंजाइम है माल्टेज। इस प्रकार से एएसई जो है प्रत्यय लगाकर, उसका सफिक्स लगा करके जिस क्रियाधार पर वो कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसका नाम रखा गया। जहाँ पर जैसे है एज, फॉर एग्जांपल सुक्रेज कैटालाइजेस व्हाट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज पर कार्य करेगा, ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पर कार्य करेगा। और यहाँ पेप्सिन और ट्रिप्सिन्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और कुछ जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है वो इथेनॉल पर कार्य करेगा। इस प्रकार से एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन 6 टाइप्स में की गई है, या 6 भागों में या 6 पार्ट्स में उनको 6 प्रकार के एंजाइम्स है या 6 ग्रुप्स में उन्हें बांटा गया, वर्गीकरण किया गया, ये हम कह सकते हैं। इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट IUB ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट दे कैटालाइज। जिस प्रकार की रिएक्शन को वो कैटालाइज करते हैं उसके आधार पर इनको 6 प्रकार के एंजाइम्स में ग्रुप्स में बांटा गया। सबसे पहला ग्रुप है क्या, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, देन ट्रांसफरेजेस, देन हाइड्रोलेजेस, देन लाइजेस,
आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के एंजाइम हैं। अब 6 प्रकार के एंजाइम में हाइड्रोलेज जैसा कि ASE, कार्बोक्सिलेज ASE इनके पीछे लगा हुआ है। अब क्रियाधार उत्प्रेरित अभिक्रिया आधारित नामकरण यदि हम कहते हैं तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का क्रियाधार क्या है? मेलिक अम्ल। अभिक्रिया क्या है? डिहाइड्रोजिनीकरण। तो इस प्रकार से कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है या रिएक्शन होता है और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर पर्टिकुलर एंजाइम ही कार्य करता है। अब जब सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर की बात आई तो क्या हुआ? सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री द्वारा नियुक्त एंजाइम कमीशन ने 1961 में एंजाइम्स के नामकरण की एक विशेष पद्धति प्रतिपादित की है या बताई है। कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। देयर इज़ द एंजाइम कमीशन। तो एंजाइम कमीशन के द्वारा क्या किया गया? एक क्लासिफिकेशन का एक नंबर दे दिया गया है कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट्स। अब ये 4 डिजिट्स में कैसे डिस्क्रिप्शन हम बता सकते हैं? कैसे होता है? एंजाइम के क्रमबद्ध क्रम में उसको क्रियाधार उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर अन्य सूचनाओं का पता चल जाता है। एंजाइम कमीशन ने सभी एंजाइम के 6 समूहों में इनको वर्गीकृत किया और इनको ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, रिडक्टेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस, रिडक्टेजेस और लाइजेस एंड लाइगेजेस, आइसोमरेजेस, इस प्रकार से इनको 6 भागों में बांट दिया। तो अब जब नामकरण की पद्धति की बात आई तो ईच एंजाइम हैज़ अ क्लासिफिकेशन नंबर एंड इट इज़ कॉल्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट्स एंड इट इज़ कॉल्ड एज EC नंबर। फॉर एग्जांपल EC 2711 हेक्सोकाइनेज। अब इसे हम कैसे समझेंगे या कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हेक्सोकाइनेज क्या है? 2711 these components indicate the following groups of enzymes। 2 क्या है? सेकेंड ग्रुप है। आपने देखा था हम 6 ग्रुप में सेकेंड नंबर का ग्रुप क्या है? ट्रांसफरेजेस। क्लासिफिकेशन में दूसरा ग्रुप कौन सा है? ट्रांसफरेजेस का। सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ द क्लास। सबसे पहले हमने ट्रांसफरेजेस जो 2 नंबर पर है क्लास, उसको इंडिकेट किया है। फिर 7 नंबर क्या है? इट इज़ सब क्लास। सब क्लास में ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट हो रहा है तो उसे 7 नंबर द्वारा दर्शाया गया है। देन व्हाट इज़ 1? 1 इज़ सब क्लास। अल्कोहल इज़ फॉस्फेट एक्सेप्टर। अल्कोहल क्या है? फॉस्फेट को एक्सेप्ट करता है। किसको? फॉस्फेट को। तो एक क्या है? इट इज़ सब क्लास। फिर दूसरा लास्ट वाला एक क्या है? इट इज़ द स्पेसिफिक नेम। क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP, डीहेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज। यदि हम इसके अनुसार चलें 2711 द नंबर गिवन बाय द अलॉटेड बाय द एंजाइम कमीशन, तो 2 है ट्रांसफरेज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, देन ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट हेक्सो 6 फॉस्फोट्रांसफरेज। तो ये कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। इसका नामकरण 2711 इस प्रकार से किया गया है। अब हेक्सोकाइनेज क्या होता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम आप जानते हैं, इट कैटालाइजेस व्हाट? ग्लूकोज प्लस ATP कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP। यहाँ पर बताया गया है ग्लूकोज पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम कार्य करता है। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ आपको पूरा डायग्राम शो किया है यहाँ पर कि ग्लूकोज पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम जब कार्य करता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, साथ ही साथ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट भी बनता है। अब एक जनरल ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज एंड हाइड्रोलेज, इन 3 एंजाइम की एक्टिविटी और रिएक्शन टाइप यहाँ पर बताया है। सबसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेज जनरल रिएक्शन कैटालाइज कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस में इथेनॉल प्लस कोएंजाइम जो NAD प्लस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट in presence of alcohol dehydrogenase. It catalyzes and the products we get are acetaldehyde plus NADH plus, जहाँ पर हाइड्रोजन आयन ऐड हो गया है और एक हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहा है। तो कोएंजाइम
और हाइड्रोजन आयन। तो इथेनॉल reacts with coenzyme in presence of alcohol dehydrogenase and it forms acetaldehyde plus coenzyme plus hydrogen ion। तो इसी प्रकार से जो सेकंड क्लास है ट्रांसफरेजेस एंजाइम का, तो यहाँ पर कौन सा एलेनाइन जो अमीनो एसिड है और अल्फ़ा केटोग्लूटारेट है, अल्फ़ा केटोग्लूटारेट, इस पर कार्य कौन सा कर रहा है एंजाइम? एलेनाइन ट्रांस अमाइनेज, जहाँ पर क्या होता है? अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, एलेनाइन ट्रांस अमाइनेज। तो यहाँ पर एलेनाइन, यहाँ अमाइनो ग्रुप दिख रहा है आपको NH3 प्लस CH3 CSCOO एंड हियर इट इज़ अल्फ़ा केटोग्लूटारेट। एलेनाइन ट्रांस अमाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से पायरुवेट बन रहा है और ये अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र होकर के कहाँ हुआ, क्या बना? ग्लूटामेट। यहाँ पर ट्रांसफ़र होके ये यहाँ आया और ये बना ग्लूटामेट। तो इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी पूरी रिएक्शन के साथ और नेम ऑफ एंजाइम के साथ यहाँ दर्शाई गई है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ने कार्य किया, एसिटाल्डिहाइड बना, एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज ने कार्य किया, पायरुवेट और ग्लूटामेट बने। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पर कार्य करेंगे हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स। तो पॉलीपेप्टाइड C टर्मिनल यहाँ पर बताया गया है, इस पर पॉलीपेप्टाइड पर कार्य करा तो शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड बन गया किसकी प्रेजेंस में? पेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस। हियर इज पेप्टाइडेज। और क्या बना? अमीनो एसिड फ्रॉम C टर्मिनल, ये अमीनो एसिड बना है। इस तरीके से रिएक्शंस विद देयर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंड एंजाइम एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ कम्प्लीटली शोन इन दिस टेबल। लाइजेस एंजाइम है एडिशन ऑफ ए ग्रुप टू ए डबल बॉन्ड और रिमूवल ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम ए डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। जनरल रिएक्शन कैटालाइज कौन सी है? एडिशन ऑफ ग्रुप टू ए डबल बॉन्ड और रिमूवल ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम ए डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है? टिपिकल सब क्लासेस कौन कौन से हैं इनके? डी कार्बोक्सिलेजेस भी है, डी हाइड्रेजेस भी है, डी अमाइनेजेस भी है। डी कार्बोक्सिलेज क्या कार्य करता है? इट रिमूव्स CO2, इट डिहाइड्रेजेस रिमूव्स H2O एंड डी अमाइनेजेस रिमूव्स NH3। तो ये जो ग्रुप को डिस्टर्ब करता है या हटाता है तो उसके बारे में फंक्शन क्या है, टिपिकल सब क्लास कौन सा है, जनरल रिएक्शन कैटालाइज कौन सी है और कौन से क्लास में 4 नंबर पे लाइजेस को रखा गया है। तो उस एंजाइम की एक्टिविटी को इस रिएक्शन के माध्यम से यहाँ आपको स्पष्ट किया गया है कि पायरुवेट प्लस हाइड्रोजन आयन इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज इट गिव्स राइज टू एसिटाल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। what has been done? कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन रिमूव्ड। पायरुवेट पर हाइड्रोजन आयन ने, पायरुवेट के साथ हाइड्रोजन आयन मिला, साथ में पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी हुई, एसिटाल्डिहाइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ, ये एक्टिविटी हुई। सेकेंड वन इज़ आइसोमरेज। आइसोमर्स आप जानते हैं कि कौन कौन से आइसोमर्स है या कैसे आइसोमर्स है, किनको आइसोमर्स और कहते हैं कन्वर्ट। इसमें सिस एंड ट्रांसपोजिशन या D एंड L आइसोमर्स आप जानते हैं, आइसोमरेज और एपीमरेज। तो एंजाइम के क्लासेस कौन से हैं? टिपिकल सब क्लासेस आइसोमरेज हो सकता है या एपीमरेज हो सकता है। आइसोमरेज का में क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू फॉर्म आइसोमर्स। अभी जो यहाँ मैलेट बताया गया है, यहाँ फ्यूमरेट। तो आइसोमर्स को कन्वर्ट करने वाला या इन पर रिएक्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? मैलेट आइसोमरेज। मैलेट आइसोमरेज क्या कर रहा है? मैलेट पर क्रियाविधि कर रहा है या एक्शन कर रहा है और वो मैलेट आइसोमरेज कन्वर्ट कर रहा है किसमें? फ्यूमरेट में। यहाँ पर क्या हुआ है? C डबल बॉन्ड HH COO पोजीशन बताई गई है। यहाँ पर आप देखिए कि इनकी पोजीशन बदल गई है। तो इस प्रकार से मैलेट और फ्यूमरेट में, मैलेट का फ्यूमरेट में कन्वर्जन मैलेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो ये कन्वर्ट सिस एंड ट्रांस और कन्वर्ट D एंड L आइसोमर्स, आइसोमरेज एंजाइम का कार्य ये है। अब छठा प्रकार जो है वो है लाइगेजेस। यहाँ पर पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की एक्टिविटी को बताया गया है कि जो जनरल कैटालाइज रिएक्शन क्या है? बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग ATP एनर्जी। ATP एनर्जी का यूज़ हुआ है यहाँ पर और बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग ATP एनर्जी, बॉन्डिंग हो रही है इनमें पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर रहा है?
ऑक्जेलो एसीटेट में OAA प्लस एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट and inorganic phosphate, they are formed and hydrogen ion is released here. So this was all about the different types or groups of enzymes. किस प्रकार से 6 प्रकार के एंजाइम कौन कौन से हैं और क्रमबद्ध तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जा सकता है. पुरानी नॉमेनक्लेचर की पद्धति जनरल तौर पर क्या थी, आमतौर पर ASE सफिक्स किस प्रकार से लगा के किस टाइप का क्रियाधार या टाइप ऑफ रिएक्शन के आधार पर उनका नामकरण किया जाता था. फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट और एंजाइम कमीशन ने किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से चरणबद्ध तरीके से नामकरण करने की प्रक्रिया को समझाया और सब क्लास और उनके टाइप ऑफ एंजाइम्स और क्रियाधार उनके आधार पर 4 डिजिट के जो नंबर है उनको दे करके किस प्रकार से हम एंजाइम का नामकरण कर सकते हैं उसको इसमें समझाया गया है. आशा है आपको समझ आया होगा और आपको एंजाइम्स के बारे में 2 लेक्चर्स के माध्यम से हमने जानकारी दी है और आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम. सो मोस्ट वेलकम फॉर क्वेरीज एंड थैंक यू सो मच.